तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। जैसा कि जानते हैं कि होमवर्क के तहत क्लास कराया जा रहा है और कल जो दिया गया था वो होमवर्क जो दिया गया था आज के लिए होमवर्क दिया गया था और कल जो है होमवर्क नहीं दिया गया था, जिसके कारण जो है संडे को स्पेशल रूप से रिवीजन का क्लास चलाया जाता है और आप लोग का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है। जो कि कल जो है ये प्राचीन इतिहास का जो है क्लास करवाया गया था, उसमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है। और आप लोग जो है कमेंट करके जरूर अगला बता दीजिए कि अगला टॉपिक जो है किस टॉपिक पर अगला संडे को जो है क्लास जो है मैराथन के रूप में होने वाला है। तो आप लोग कमेंट जिस आधार से आप लोग कमेंट कीजिए, जितना आप लोग का कमेंट आएगा उसी अनुसार से आगे का क्लास जो है संडे को स्पेशल संडे का रिवीजन के रूप में करवाया जाएगा। तो उसके बाद जो है आज का जो होमवर्क था वो होमवर्क दे ही दिया गया था और साथ साथ होमवर्क के साथ साथ जो लोग क्वेश्चन का भी दिया गया था, जिसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना रहता है। तो कमेंट बॉक्स में देते ही रहते हैं और आप लोग जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो भी आज का जो जवाब आया है, बहुत सारे लोगों का जवाब आया है जो कि नए लोग भी जुड़े हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। और साथ साथ जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं वो लोग कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को देखें, पूरा देखने के बाद लास्ट में क्वेश्चन रहता है, वो क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट रूप से दे सकते हैं। और कमेंट के माध्यम से ही अपना सुझाव और अपना प्यार जो है इस क्लब के इस ग्रुप के डिस्कशन जो होता है इसके ऊपर आप लोग दिखा सकते हैं। तो इसी के साथ क्लास को आज का स्टार्ट करते हैं। और कल जो पूछा गया था क्वेश्चन वो क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि जो लोग जवाब दिए हैं वो सारा लोगों का जवाब भी लिया जाएगा। क्वेश्चन हो जाएगा अपेक्षिक घनत्व जो है इसको किससे मापा जाता है और इसका ऐसा यूनिट जो होता है यानी कि मात्रक जो होता है वो क्या होता है। तो ये अपेक्षिक घनत्व जो है इसको हाइड्रोमीटर से मापते हैं और इसका ऐसा यूनिट जो होता है ये ऐसा यूनिट जो है इसका नहीं होता है और इसको परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा था केजी मीटर प्रति क्यू, तो केजी मीटर प्रति क्यू जो आता है वो घनत्व का हो जाएगा, सिर्फ घनत्व का ऐसा मात्रक जो होता है वो केजी प्रति मीटर क्यू हो जाएगा। और अपेक्षिक घनत्व अगर पूछा जाएगा तो इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो नहीं होता है, इसको सिर्फ परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है। और इसको मापने के लिए जो यंत्र हो जाएगा ये हाइड्रोमीटर यंत्र से इसको मापा जाता है, इसका मात्रक नहीं होता है। और सही जवाब जो दिए हैं इसमें से पहले स्थान पर आज जवाब आया है, जो कि आज जो है गर्ल्स की संख्या जो है कुछ ज़्यादा ही है। तो पहले स्थान पर आज जवाब आया है मौसम सिंह जी का जवाब आया है, जो कि मुजफ्फरपुर से जवाब भेजी है। दूसरे स्थान पर आरती कुमारी जी का जवाब आया है, जो कि ये भी मुजफ्फरपुर से ही जवाब भेजे हैं। उसके बाद मुकेश कश्यप जी का जवाब तीसरे स्थान पर आया है, जो कि अररिया से जवाब को भेजे हैं। और चौथे स्थान पर जो जवाब आया है ये महेश कुमार जी का जवाब आया है, जो कि ये बरौनी बेगूसराय से ये जवाब को भेजे हैं। और पांचवें स्थान पर जो आई है ये ममता राय जी का जवाब आया है, जो कि ये वैशाली से जवाब को भेजी है। तो इन सभी दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि क्योंकि ये जो है क्लास को पूरा देखते हैं, पूरा देखने के बाद जो लास्ट में ही क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि आधा क्लास नहीं देखिए, आधा ज्ञान जो है वो आपको खराबी ही करेगा, इसलिए पूरा ज्ञान को लिया कीजिए। पूरा जो भी होमवर्क रहता है वो पूरा होमवर्क को अगर आप पढ़ के उसके बाद क्लास को देखते हैं तभी आपको बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल इतना हाई हो चुका है कि आपको पॉइंट में इस तरह से रिजल्ट बनाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि पॉइंट में भी नैनो पॉइंट होता है, उस पॉइंट में जाकर के आप जाकर कहीं लटक जाइएगा। इसीलिए आपको ध्यान में रखिए, छोटा चीज़ों को देखा कीजिए और छोटा चीज़ जो है आपको गलती करवा करके और एग्जाम में जो है उसको आपको मेरिट से बाहर कर देता है। तो इसलिए छोटा चीज जितना भी होता है उसको गौर से देखा कीजिए और सुना कीजिए। उसके बाद आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्लास कैसा लग रहा है। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, नए अगर जुड़े हैं तो आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, क्लास को देखे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इसी तरह से क्लास जो है डेली जो है नॉलेजेबल वीडियो जो है यहाँ पर बनाया जाता है, जो कि सारे एग्जामों को लेकर के आया जाता है, जो कि बिहार एसएससी बीपीएससी शिक्षक भर्ती, उसके बाद जो बिहार एसएससी का सीजीएल का जो होता है वो, उसके बाद बिहार पुलिस हो जाएगा। और बिहार का जितना भी वैकेंसी आई है वो सारे वैकेंसी आने ही वाली है और जो आ चुकी है उस सारे वैकेंसियों को लेकर के यहाँ पर कंबाइंड रूप से ग्रुप को चलाया जाता है। और साथ साथ उसके बाद जो है एएलपी टेक्नीशियन के लिए भी साइंस के रूप में स्पेशल रूप से साइंस भी इसमें इंक्लूड है, और जो कि आपको होमवर्क में ये साइंस भी दिया गया था। साइंस भी आप लोग देखे ही होंगे, होमवर्क जो पढ़ते होंगे, जो डेली होमवर्क को देखते होंगे वो उनको पता ही होगा कि इसमें साइंस भी रहता है। सारा क्वेश्चन का कंबाइंड रूप से जो क्वेश्चन जिस एग्जाम में पूछा जाता है वो सारा क्वेश्चनों को लेकर के यहाँ पर चलवाया जाता है। तो ये कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिनको पता नहीं होगा कि होमवर्क कहाँ मिलता है तो होमवर्क की बात है तो ये टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप, दोनों ग्रुप का लिंक जो है आपको दिया जाता है, जो कि ये ग्रुप में ही आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होता है वहाँ पर आपको लिंक मिलता है और वहाँ से उस लिंक को ज्वाइन करके आप लोग डायरेक्ट जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और वहाँ पर टेस्ट भी होता है और टेस्ट के साथ साथ भी होमवर्क रहता है। होमवर्क को आप लोग पढ़ के उसके बाद क्लास को देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा और क्लास भी कैसा लग रहा है वो भी आप लोग अपने आप से गौर करके बता सकते हैं। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं।
आज का क्वेश्चन हो जाएगा जो कि करंट अफेयर्स, पहले जो है आज का जितना बनने वाला है वो सारे करंट अफेयर्स को लेकर के आए हैं। तो करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये बताइएगा अभी वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद पर पुनः निर्वाचन जो हुआ है वो किनका हुआ है? सिरिल रामाफोसा। ठीक है, सिरिल रामाफोसा जो है ये दक्षिण अफ्रीका के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति बन चुके हैं। जो कि चुनाव जो हुआ था इसमें दो पार्टी थी, जैसे यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी जैसे मुख्यतः रहती है, उसी तरह वहाँ भी दो पार्टी हो जाएगी, जो कि अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस पार्टी हो जाएगी, उसके बाद डेमोक्रेटिक दल हो जाएगा, डेमोक्रेटिक पार्टी हो जाएगा, और एक पार्टी जो है वो अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस हो जाएगा। ये दोनों पार्टी जो है अभी वर्तमान में दोनों पार्टी का मिलन हो चुका है। दोनों पार्टी जैसे बीजेपी कांग्रेस यहाँ पर बनाया गया है, तो ये अभी वर्तमान में अलग अलग है, लेकिन इसी तरह जो वहाँ पर जो है अफ्रीकी नेशनल पार्टी कांग्रेस पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी हो जाएगा। ये दोनों पार्टियों को अभी वर्तमान में मिला करके और पहली बार गठबंधन का अलायंस यानी कि गठबंधन का सरकार के रूप में बना दिया गया है, और गठबंधन करके उसके बाद जो बने हैं वो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति जो बन चुके हैं वो सिरिल रामाफोसा जो है अभी वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बन चुके हैं। और उसके बाद बताइए अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस जो है इस पार्टी का संस्थापक के रूप में किसको माना जाता है? फिर ये नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला हो जाएंगे। इनको रंगभेद का विरोध जो आंदोलन कराए थे इन्हीं के द्वारा करवाया गया था, और एक नेल्सन मंडेला दिवस पूछा था जो कि कब मनाया जाता है? ये 18 जुलाई। ठीक है, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था, लेवल 6 का जो एग्जाम हुआ था, जो कि स्टेशन मास्टर से उससे बनाया जाता है, तो वो लेवल 6 में जो है यही इनसे एक क्वेश्चन रिलेटेड जो मेंस का क्वेश्चन था, इसको ध्यान सुन लीजिएगा। हम टेस्ट उस एग्जाम में हम शामिल हुए थे, जो कि क्वेश्चन हमको याद आ रहा है, जो कि ये क्वेश्चन जो था नेल्सन मंडेला जो है इनको कैद करके कहाँ पर भेज दिया गया था, ये क्वेश्चन हमको पूछा गया था। और इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये रॉबिन द्वीप जो है ना, रॉबिन द्वीप में इसको भेजा गया था, और इसको रिहा जो कर दिया गया था। नेल्सन मंडेला जो रिहा हुए थे वो 1990 में रिहा हुए थे, और उसी समय जो है 1990 में ही भारत रत्न पुरस्कार जो है इनको भारत सरकार के द्वारा नवाजा गया था। और कितने व्यक्ति ऐसे हैं, विदेशी व्यक्ति है जिनको भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया? ये दो व्यक्ति हो जाएंगे। पहला हो जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे, जो कि इनको जो दिया गया था वो 1987 में मिला था, और 1990 में जो दिया गया वो नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इनका एक बायोग्राफी जो है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है वो पुस्तक कौन लिखे हैं? नेल्सन मंडेला ही हो जाएंगे। और नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाते हैं? 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अफ्रीकन गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? यही नेल्सन मंडेला ही अफ्रीकन गांधी के रूप में जाने जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। बताइए अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, चंद्रबाबू नायडू जो है आंध्र प्रदेश के भी वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और यहाँ पर डिप्टी सीएम भी बने हैं, तो डिप्टी सीएम कौन बने हैं? ये पवन कल्याण। ठीक है, पवन कल्याण जो है डिप्टी सीएम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पेमा खांडू। और इसका गठन कब हुआ था? 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, जिसकी राजधानी कहाँ है? ईटानगर। ठीक है, ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगी। बताइए ओडिशा राज्य जो है ये गठन में कब आया था? इसका गठन कब हुआ था? ये 1936 में हुआ था। और इसके अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मोहन चरण मांझी। ठीक है, मोहन चरण मांझी जो है अभी वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और एक और सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये प्रेम सिंह तमंग हो जाएंगे। और सिक्किम जो है इसका स्थापना कब हुआ था? ये 1975 में हो जाएगा। और इसकी राजधानी कहाँ है सिक्किम का? ये गंगटोक। ठीक है, गंगटोक जो है सिक्किम की राजधानी हो जाएगा। बताइए 31वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है 2024 ये कब मनाया गया है? 3 मई को मनाया गया है। ठीक है, और प्रेस स्वतंत्रता में भारत का स्थान कौन सा है? 159, जो कि 2 अंक सुधार हुआ है। पहले जो था 161 था, और अभी वर्तमान में जो हो गया है वो 159 हो जाएगा। बताइए यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये करीना कपूर। ठीक है, करीना कपूर को यूनिसेफ इंडिया ने अभी वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन बताइए खगोल भौतिकी में कव्वाली पुरस्कार 2024 से अभी वर्तमान में किसको सम्मानित किया गया है? ये डेविड चारबेन्यू और सारा सीगर को दिया गया। दोनों व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार मिला है? खगोल भौतिकी में कव्वाली पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, जो कि डेविड चारबेन्यू और सारा सीगर जो है ये दोनों व्यक्तियों को दिया गया है। बार बार इसको सुनिएगा तो अपने आप नाम जो है याद आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए एबेल पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में मिलता है? ये गणित के क्षेत्र में मिलता है। और राष्ट्रीय गणित दिवस को मनाते हैं 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए ग्रैमी अवार्ड किस में मिलता है? संगीत। ठीक है, संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड मिलता है। और पुलित्जर पुरस्कार जो है वो किस में मिलता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार हो जाएगा। प्रित्जर पुरस्कार किस में मिलता है? ये आर्किटेक्चर हो जाएगा, यानी कि वास्तुकला के क्षेत्र में ये पुरस्कार को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है गौरी लोकेश अवार्ड जो है ये किस क्षेत्र में मिलता है? ये भी पत्रकारिता के क्षेत्र में
ही दिया जाता है। बताइए नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स में शीर्ष 3 में शामिल जो हुए हैं उसमें एकमात्र भारतीय शहर को शामिल किया गया। कौन सा शहर हुआ है? ये मुंबई हो जाएगा। ठीक है, मुंबई जो है किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की राजधानी हो जाएगी। बताइए मानव विकास सूचकांक जो है ये किसकी देन थी? महबूब हक की देन थी। महबूब हक की देन हो जाएगी। और ये जो है मानव विकास सूचकांक जो है HDI में भी भारत का स्थान कौन सा है? 134। ठीक है, 134 नंबर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ग्लोबल जेंडर गैप जो है इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 129 हो चुका है अभी वर्तमान। इससे पहले जो था 127 था और अभी वर्तमान में 2024 का डाटा के अनुसार जो है 129 हो गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद पर अभी वर्तमान में किसको नियुक्त किया गया है? जॉन स्विनी। ठीक है, जॉन स्विनी को अभी वर्तमान में नियुक्त किया गया है। आगे बता दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा कब किया है? ये 25 मई को किया है। ठीक है, 25 मई हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो अस्तित्व में कब आया था? ये 24 अक्टूबर 1945 को ये अस्तित्व में आया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक जो है ये किसने लिखे हैं? ये सैम पित्रोदा। ठीक है, सैम पित्रोदा के द्वारा ये द आइडिया ऑफ द डेमोक्रेसी पुस्तक को लिखा गया है। आगे बताइएगा, श्योर क्यूड जो है ये पुस्तक किसने लिखे हैं? ये बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया है। बिल गेट्स के द्वारा ये लिखा गया है। और बिलीव पुस्तक कौन लिखे हैं? सुरेश रैना के द्वारा बिलीव पुस्तक को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, बता दीजिएगा, आगे क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय सेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन जो है इसका नाम क्या है? ये नाग शस्त्र हो जाएगा। नाग शस्त्र फर्स्ट हो जाएगा, जो कि ये भारतीय सेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन हो जाएगा। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, FY 24 में भारत की सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार जो बना है वो कौन सा देश बना है? ये चीन बना है। ठीक है, आगे बता दीजिएगा, भारत का पहला प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले को किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये HDFC। ठीक है, HDFC हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब होती है? ये 1994 में HDFC बैंक का स्थापना हुआ था। बताइएगा, यूनेस्को के प्रिक्स बर्लेस पुरस्कार 2024 के लिए सूचीबद्ध जो हुआ है स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय जो है ये किस राज्य में खोला गया है? ठीक है, गुजरात में हो जाएगा। गुजरात में ये खोला गया है। और अभी वर्तमान में यूनेस्को में भारत के कितने साइट को शामिल किया गया है? 42 हो जाएगा, जो कि 42वें नंबर का कौन बना है? होयसल मंदिर हो जाएगा, जो कि ये कर्नाटक का हो जाएगा। और उसके बाद जो 41 नंबर कौन बना है? शांति निकेतन हो जाएगा, जो कि ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया हुआ पश्चिम बंगाल में ये शांति निकेतन हो जाएगा। और अमूर्त धरोहर जो है इसमें भारत का कुल कितना साइट को शामिल किया गया है? 15 को शामिल है, जिसमें से 15वां कौन है? गरबा डांस। ठीक है, गरबा डांस जो हो जाएगा वो 15वें नंबर का हो जाएगा। और 14वें नंबर का जो है ये दुर्गा पूजा हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा जो है ये 14वें नंबर का हो जाएगा। और 15वें नंबर का जो हो जाएगा वो गरबा डांस हो जाएगा। बताइएगा, रामसर कन्वेंशन में भारत का स्थान जो है, भारत में कुल कितने रामसर साइट है अभी वर्तमान में? 82 हो गया है। अभी वर्तमान में 82 है, जो कि सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तमिलनाडु में सबसे ज्यादा हो जाएगा। और दूसरे स्थान पर जो है वो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टाइगर दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, बताइएगा। और शेर दिवस कब मनाते हैं? 10 अगस्त को मनाते हैं। 10 अगस्त को शेर दिवस मनाया जाता है। और बाघ दिवस जो हो जाएगा वो 29 जुलाई को बाघ के रूप में। हाथी दिवस 12 अगस्त को है। हाथी दिवस जो हो जाएगा ना वो है 12 अगस्त को है। बाघ दिवस 29 जुलाई को ही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दुनिया का पहला 6G डिवाइस को किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। और यहाँ के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? फुमियो किशिदा जापान के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो हो जाएगा, जो कि किस द्वीप पर बसा हुआ है? ये क्यूशू होन्शु पर है ना, होन्शु द्वीप पर बसा हुआ है। जापान की राजधानी जो है ये होन्शु द्वीप पर बसा हुआ है। और नागासाकी जो बसा हुआ है वो क्यूशू द्वीप पर बसा हुआ है। और नागासाकी दिवस कब मनाते हैं? 9 अगस्त को। क्या ठीक है, 9 अगस्त। हिरोशिमा 6 अगस्त है, नागासाकी 9 अगस्त हो जाएगा। बताइए, किस देश के माउंट इब्रू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? ये इंडोनेशिया हो जाएगा। और माउंट मेरोपी ज्वालामुखी कहाँ है? ये भी इंडोनेशिया में। ज्वालामुखी जो ज़्यादा है ना, इंडोनेशिया में ही सबसे ज़्यादा हो जाएगा। बताइए, आपराधिक न्याय प्रशासन के सम्मेलन का आयोजन जो किया गया है वो भारत के किस शहर में किया गया है? ये गुवाहाटी में हुआ है। गुवाहाटी में हो जाएगा, जो कि असम की है। नहीं सर, असम का शहर हो जाएगा। असम की राजधानी दिसपुर है।
गुवाहाटी में ये रेलवे का भी अथी है, NFR मुख्यालय है रेलवे का, गुवाहाटी फ्रंटियर रेलवे का जो है वहीं पर मालेगांव बनाया गया, जो कि गुवाहाटी में ही पड़ता है। बताइए, साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? वैशाली है, ये के वैशाली, ठीक है, के वैशाली को जो है साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किए हैं। और बाल पुरस्कार में जो मिला है ये संगीत अकादमी का बाल पुरस्कार जो है, इसमें इंग्लिश के क्षेत्र में किसको दिया गया है? ये नंदिनी सेन गुप्ता को दिया गया, और हिंदी के क्षेत्र में जो दिया गया वो देवेंद्र कुमार को दिया गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, यूनिसेफ की मदद से विकसित आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म ड्रीम्स को किसने लॉन्च किया है? किस देश के, किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये असम के द्वारा लॉन्च किया गया। ड्रीम्स को जो है वो असम के द्वारा लॉन्च किया गया है। बताइएगा, शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसको सम्मानित किया गया है? ये सुबैया नलमुथु सुबैया नलमुथु को अभी वर्तमान में ये पुरस्कार शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से 2024 से सम्मानित किया गया है। बताइएगा, दूसरा AI शिखर सम्मेलन का आयोजन जो हुआ है ये कहाँ में हुआ है? सुपौल में हुआ। सुपौल नहीं है, सियोल है। बताइए, सागा दावा फेस्टिवल अभी वर्तमान में कहाँ मनाया गया है? सिक्किम में हो जाएगा, ठीक है। सागा दावा जो अभी वर्तमान में मनाया गया महोत्सव ये सिक्किम में ही मनाया गया है। बताइएगा, हेमिस तेसेचू उत्सव जो है ये 2024 में कहाँ मनाया गया है? ये लद्दाख में मनाया गया, और लद्दाख में जिला की संख्या कितना है? 2 ही हो जाएगा, जो कि लेह और कारगिल है, लद्दाख नहीं है। लेह और कारगिल जो है इसका 2 राजधानी हो जाएगा। ये 2 जिला है, 2 राजधानी है, 2 जिला हो जाएगा, 2 जिला ही है, लेह और कारगिल हो जाएगा, 2 जिला है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान रेमेल का नामकरण किसने किया है? ये ओमान के द्वारा किया गया, और ओमान की राजधानी कहाँ है? ये मस्कट ओमान की राजधानी हो जाएगा। बताइएगा, उज्बेकिस्तान एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय जिम्नास्ट जो है वो कौन बने हैं? ये दीपा कर्माकर बनी है, दीपा कर्माकर, जो कि भारतीय जिम्नास्टिक के खिलाड़ी हो जाएंगे ये। बताइए, हाल ही में बैसाखी विसागम उत्सव जो है ये कहाँ मनाया गया है? बैकासी विसागम उत्सव जो है ये तेलंगाना में मनाया गया है। बताइएगा, रिटेल डायरेक्टर मोबाइल ऐप प्रवाह जो है वो किसने लॉन्च किया है? ये RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। बताइएगा, मिशन निश्रय योजना को किसने लॉन्च किया है? निश्रय योजना लास्ट शराबबंदी से ना, जी सर। ये निश्चय योजना, मिशन निश्चय योजना जो है ये किसने लॉन्च किया है? ये पंजाब के द्वारा ही लॉन्च किया है, जो कि नशा मुक्ति के लिए योजना को लाया गया है। और पंजाब के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? भगवंत मान हो जाएंगे। किस पार्टी से संबंधित है ये? आम आदमी पार्टी से संबंधित हो जाएगी। बताइएगा, दुनिया का पहला लकड़ी से बना हुआ लिंग सेट को किसने बनाया है? ये जापान के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दिसंबर 2023 तक भारत सरकार ने कितने परिसीमन आयोग का गठन किया है? 4 गो हो जाएगा, जो कि 52, 62, 73, 2002, 52, 62, 73, 2002 हो जाएगा। ये 4 परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है, और ये 73 है। और ये जो है परिसीमन आयोग, जो लास्ट वाला परिसीमन आयोग जो है ये कब तक चलेगा? 26 तक रहेगा, ठीक है, 26 तक ही रहेगा। और ये परिसीमन आयोग का जो गठन भारतीय संविधान में किया गया है, इसका वर्णन जो है ये किस अनुच्छेद में किया गया है? ये 82 हो जाएगा, 82 अनुच्छेद में ये परिसीमन आयोग का गठन के बारे में 26 के बाद बढ़ेगा, 26 तक यथावत रहेगा, 26 के बाद ही बढ़ेगा। बताइएगा, किस संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को संविधान में जोड़ा गया है? ये 71 नंबर का हो जाएगा। ये 21वां संविधान संशोधन करके 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। और नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी यानी कि नमक को कब जोड़ा गया है? ये 71 में जोड़ा गया है, जो कि 71वां संविधान संशोधन है, जो कि 1992 में जोड़ा गया है, ठीक है ना। 71वां संविधान संशोधन, और 92वां संविधान संशोधन के तहत मैथिली, डोगरी भाषा जो है, बोडो, संथाली ये भाषा को जोड़ा गया, जो कि 2003 में ये जोड़ा गया है। आगे बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सदस्य जो है वो किनको बनाया गया था? ये सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। और अस्थायी सदस्य किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और संविधान सभा जो बनाया गया था उसमें टोटल महिला कितनी भाग ली थी? 15 को महिला जो है वो भाग ली थी।
अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, यूनेस्को की स्थापना कब होती है? 45 में हो जाएगा। यूनेस्को की स्थापना 1945 हो जाएगा, और यूनिसेफ जो हो जाएगा नहीं, बच्चा वाला जो हो जाएगा वो 1946 में हो जाएगा। अब जो है आजकल करंट अफेयर्स और स्टैटिस्टिक्स जीके और पूछने वाला जो क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन को करवा दिया गया है। और नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया था होमवर्क से अब चलते हैं। तो होमवर्क की बात है तो होमवर्क में जो लुसेंट अभी चल रहा है, जो कि लुसेंट से बहुत ही सारा क्वेश्चन जो है सभी एग्जामों में देखने को मिलता है, इसलिए लुसेंट को सिलसिलेवार ढंग से अभी वर्तमान में चलाया जा रहा है। जो कि आज का जो लुसेंट में दिया गया था भूगोल का टॉपिक, ज्योग्राफी का जो होमवर्क में दिया गया था, उस टॉपिक को देखते हैं। बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, देश में कुल क्षेत्रफल का कितना % भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं? ये 10.7%, ठीक है, 10.7% पर ही क्या है? पहाड़ी हो जाएगा, ठीक है। और जिसका ऊंचाई जो है वो समुद्र तल से पहाड़ी का ऊंचाई कितना होता है? ये 2135 मीटर हो जाएगा, 2135 मीटर या इससे भी अधिक होता है। ये ऊंचाई जो है 305 मीटर से लेकर के 2135 मीटर की ऊंचाई तक पहाड़ियों पर 18.6% भाग पर फैला हुआ है, लेकिन इसका जो ऊंचाई समुद्र तल से होता है वो 2135 मीटर ही होता है। बताइए, भौतिकी रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को कितने भागों में बांटा गया है? ये 5 भागों में हो जाएगा, क्योंकि उत्तर पर्वतीय मैदान हो जाएगा, विशाल मैदान हो जाएगा, और उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा, उसके बाद मरुस्थलीय प्रदेश हो जाएगा, और एक और जो है समुद्र तटीय मैदान हो जाएगा। बताइए, भूवैज्ञानिक के मतानुसार जो है आज जहां पर हिमालय पहाड़ है वहां पर उथला हुआ क्या था? तीथित सागर, ठीक है, तीथित सागर नामक उथला हुआ समुद्र हो जाएगा। बताइए, हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो वो कौन दिए थे? प्लेट विवर्तनिक हैरी हेंस के द्वारा दिया गया है। हैरी हेंस के द्वारा प्लेट विवर्तनिक, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को दिया गया है। आगे बताइए, हिमालय पर्वत की श्रेणियों में प्रायद्वीपीय पठार जो है इसको किस और मतलब पठार को जो है ये क्या उत्तल होता है या अवतल होता है? प्रायद्वीपीय पठार जो होता है वो उत्तल हो जाएगा, और तिब्बत की ओर से जो होता है ये तिब्बत की ओर से जो है ये अवतल दिखाई देता है, और ऐसे जो होता है वो पठार जो है उत्तल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, बताइए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और ये केटू जो है ये किस हिमालय का भाग है? ये ट्रांस हिमालय का भाग ही हो जाएगा, ठीक है। और भारत का सबसे ऊंचा सर्वोच्च चोटी जो है ये कौन सा है? केटू हो जाएगी, जो कि किस श्रेणी में स्थित है? ये काराकोरम श्रेणी में हो जाएगा, और ऐसे जो पूछा जाएगा तो ये ट्रांस हिमालय का भाग हो जाएगा, ट्रांस हिमालय के भाग हो जाएगा, काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है। और गॉडविन ऑस्ट्रिच इसका दूसरा नाम हो जाएगा। और केटी गॉडविन ऑस्ट्रिच जो है ये किस राज्य में पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में है। चलिए ठीक है। बताइए, काराकोरम तथा लद्दाख के बीच में कौन सी घाटी है? काराकोरम तथा ये लद्दाख के बीच में जो है ये नुब्रा घाटी हो जाएगी, ठीक है, नुब्रा घाटी हो जाएगी, जो बगानों में बैक्टीरियन ऊंटों तथा अपने मठों के लिए यह प्रसिद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, बता दिए क्वेश्चन हो जाएगा, जोजिला, पीरपंजल, बनिहार, जास्कर श्रेणी से फोटुला और लद्दाख श्रेणी से जो है वो किस हिमालय, ये सब जो है किस हिमालय का भाग है? ये बृहद हिमालय, ठीक है, बृहद हिमालय का भाग हो जाएगा। बताइए, डल झील जो है ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और बुल्लर झील कहाँ है? ये भी जम्मू कश्मीर में ही हो जाएगा। बताइए, खारे जल की झील जो है ये कौन सी झील है? पेंगोंग झील जो है वो खारे जल की झील हो जाएगा। मीठे जल की झील कौन सी है? ये बुल्लर झील। डल झील और बुल्लर झील जो हो जाएगा ये भारत की मीठे पानी की झील हो जाएगा, जो कि ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। और खारे पानी की झील जो हो जाएगा वो पेंगोंग झील हो जाएगा। आगे बताइएगा, वैष्णो देवी की गुफा जो है ये कहाँ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, ठीक है। अमरनाथ की गुफा और वैष्णो देवी की गुफा जो हो जाएगा ये जम्मू कश्मीर में ही हो जाएगा। बताइए, बृहद हिमालय और लघु हिमालय जो है ये किससे जुड़ता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इससे अलग होता है, ठीक है, अलग मतलब होता है। बृहद हिमालय और लघु हिमालय जो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है यही बाउंड्री के द्वारा ये अलग होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाए, शिमला, कुल्लू, मनाली, मंसूरी, दार्जिलिंग जो है
ये किस हिमालय का भाग है? ये लघु हिमालय, ठीक है, लघु हिमालय का भाग हो जाएगा। बताइएगा बृहद हिमालय की घाटियों में कौन सी जातियां जो पाई जाती है? ये भेटिया जाति, भोटिया जाति पाई जाती है। भोटिया जाति जो हो जाएगा ये बृहद हिमालय की घाटियों में पाया जाता है, जो कि किस राज्य में पड़ता है? ये सिक्किम राज्य में जो है ये भोटिया जनजाति पाई जाती है। और भोटिया जनजाति खानाबदोश लोग रहते हैं जो कि ग्रीष्म ऋतु में ऊपर बुगियान में चले जाते हैं और शरद ऋतु में नीचे घाटी में लौट आते हैं। बताइए फूलों की घाटी जो है वो कहाँ स्थित है? ये चमोली उत्तराखंड, ठीक है। बताइए दार्जिलिंग और सिक्किम के मध्य जो है तेज बहाव वाली जो नदी बहती है वो कौन सी नदी है? ये तीस्ता नदी हो जाएगा। तीस्ता नदी जो है ये दार्जिलिंग और सिक्किम के हिमालय के क्षेत्र में बहाव वाली नदी हो जाएगी, जो कि ये तेज नदी से बहती है। और बताइए लेप्चा जनजाति जो ये कहाँ पाई जाती है? ये सिक्किम में ही पाई जाती है, ठीक है। बताइए लघु हिमालय और शिवालिक से कौन से बाउंड्री के द्वारा अलग किया जाता है? ये भी मेन बाउंड्री फॉल्ट हो जाएगा, ये मेन बाउंड्री फॉल्ट। और बृहद हिमालय और लघु हिमालय जो है ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होता है, और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय से जो अलग होता है वो मेन बाउंड्री फॉल्ट से जुड़ा अलग होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए पंजाब हिमालय जो है इसकी लंबाई जो है वो कितना है? 560 किलोमीटर। 560 किलोमीटर जो हो जाएगा, जो कि ये कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार हो जाएगा? ये सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी, ठीक है, सिंधु से लेकर के सतलज नदी के बीच में हो जाएगा। और कुमायूं हिमालय का विस्तार जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? ये सतलज नदी से लेकर के काली नदी हो जाएगा। सतलज से काली हो जाएगा और इसकी ऊंचाई कितना है? ऊंचाई नहीं, इसका लंबाई जो हो जाएगा वो 320 मीटर हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। आगे बताइएगा नेपाल हिमालय जो इसकी लंबाई कितना है? 800 किलोमीटर हो जाएगा, और ये काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में ये बनता है। आगे बताइए असम हिमालय की लंबाई कितना है? 720 किलोमीटर हो जाएगा, और यह जो है तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नंदा देवी चोटी और कॉमेट चोटी जो है वो किस हिमालय का भाग है? ये कुमायूं हिमालय का भाग हो जाएगा। कुमायूं हिमालय का भाग हो जाए, जो कि उत्तराखंड में ये पड़ता है। बताइए केदारनाथ जो है ये कहाँ स्थित है? ये भी उत्तराखंड में ही हो जाएगा। बंदर पुछ जो है ये कहाँ स्थित है? ये भी उत्तराखंड का ही हो जाएगा। ये सभी जो है ये कुमायूं हिमालय का ही भाग हो जाएगा। बताइए हिमालय की सभी ऊंची चोटियाँ जो है वो नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही आती है, जो कि पूरब पश्चिम से पूरब की ओर इसका क्रम हो जाएगा। धौलावीरा हो जाएगा, उसका अन्नपूर्णा हो जाएगा, उसके बाद एवरेस्ट हो जाएगा, तब हो जाएगा मकालू हो जाएगा, तब कंचनजंगा हो जाएगा। बताइए डफला जनजाति कहाँ पाई जाती है? डफला अरुणाचल प्रदेश। डफला, मीरी, अहोर ये और मिसमी ये सभी जनजाति जो पाई जाती है वो अरुणाचल प्रदेश में ही पाई जाती है। बताइए पटकाई बुम की पहाड़ी जो है वो कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। और नागा पहाड़ी कहाँ है? नागालैंड में हो जाएगा। और लोमाटोल पहाड़ी जो है ये कहाँ से है? ये मणिपुर में हो जाएगा, ठीक है। और मिजो की पहाड़ी कहाँ है? ये मिजोरम में ही हो जाएगा। बताइएगा लोमाटोल के पश्चिमी स्थित जो है ये कौन सी पहाड़ियाँ असम में है? बराइल, ठीक है, बराइल की पहाड़ियाँ जो है ये कहाँ स्थित है? ये असम में हो जाएगा, जो कि लोमाटोल के पश्चिमी स्थित में भाग में स्थित है। बताइए खासी पहाड़ियाँ जो है ये मेघालय की राजधानी शिलोंग एवं चेरापूंजी में स्थित हो जाएगा। आगे बताइए जयंतिया जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है? ये भी मेघालय में। गारो खासी जयंतिया जनजाति जो है ये सभी जो है मेघालय का ही जनजाति हो जाएगा। आगे बताइए अरावली की पहाड़ियाँ जो है वो किस राज्य में है? ये राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है। और यह सबसे पुरानी पूरी कैम्ब्रियन काल में ही चट्टानों से बना हुआ हो जाएगा। उसके बाद बताइए माउंट ये जो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? ये गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर हो जाएगा, जो कि माउंट आबू पर ही ये स्थित हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई जो वो कितना है? 1722 मीटर ऊंचाई हो जाएगा, जो कि किसकी ऊंचाई 1722 है? गुरु शिखर की ऊंचाई हो जाएगी, जो कि कहाँ स्थित है? ये राजस्थान के माउंट आबू में हो जाएगा, ठीक है। बताइए वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसको क्या कहते हैं? द रिवर ऑफ द इम्पीरियल। द रिवर ऑफ द इम्पीरियल हो जाएगा। लूनी नदी जो ना कच्छ के रन में जाकर के विलुप्त हो जाती है। कच्छ के रन में जाने वाली और विलुप्त होने वाली नदी हो जाएगा वो लूनी नदी हो जाएगा। और वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसको द रिवर ऑफ इम्पीरियल। द रिवर ऑफ इम्पीरियल जो है वो नदी को कहा जाता है जो जमीन में जाकर के ही विलुप्त हो जाती है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर भारत से दक्षिण भारत को जो अलग करता है ये कौन सी पर्वतमाला है? ये विंध्याचल पर्वतमाला हो जाएगा, ठीक है।
अब जो लुसेंट का जो दिया गया था ज्योग्राफी वो समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक जो है भारतीय अर्थव्यवस्था है, जो कि इससे क्वेश्चन तो आज बनने वाला नहीं है, लेकिन जो भी बन रहा है उसको देख लेते हैं। बताइएगा, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए कितने अलग अलग विधि का उत्पादन किया गया है? ये 3 विधि हो जाएगा, ठीक है, जिसमें हो जाएगा कौन कौन सा विधि है? ठीक है, उत्पादन विधि हो जाएगा, आय विधि हो जाएगा, और एक जो है वो व्यय विधि हो जाएगा। और उत्पादन विधि या मूल्य वर्धन विधि जो है, उत्पादन विधि या मूल्य वर्धन विधि जो है, ये उत्पाद विधि को ही कहा जाता है। चलिए ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। मतलब राजभाषा जो है ये किस भाग में इसका वर्णन किया गया है? ठीक है, भाग 17 में हो जाएगा, राजभाषा का वर्णन किया गया है। बताइए कौन सा एकमात्र पुरस्कार है जिसको वरीयता क्रम में स्थान दिया गया है? ये भारत रत्न पुरस्कार, ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार ही एक ऐसा पुरस्कार है जिसको वरीयता क्रम में इसको रखा गया है। और ये सबसे कम उम्र में पाने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? सचिन तेंदुलकर को दिया गया, जो कब दिया गया है? 2014 में दिया गया। और इनके साथ एक व्यक्ति और जो थे उनको दिया गया है, CN राव को दिया गया है। इन्हीं को देशद्रोह क्या किया गया था, मतलब कुछ उल्टा इनको वक्तव्य दे दिया गया था। बताइए भारतीय संविधान की राजभाषा जो है ये किस अनुच्छेद में वर्णन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 343 से 351। राजभाषा जो है 343 से 351 के बीच में हो जाएगा। और यह भाग अगर पूछा जाए तो भाग किस भाग में? 17 भाग में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, संघ की राजभाषा जो है ये हिंदी और लिपि जो है ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, ये किस अनुच्छेद में है? ये 343, ठीक है, 343 में हो जाएगा। और हिंदी को प्रोत्साहन देना यह किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 351 का क में है, क में ना है पूरे, ठीक है, 351 में ही हो जाएगा, जो कि हिंदी को प्रोत्साहन देना जो है ये अनुच्छेद हो जाएगा। बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राज्यसभा से संबंधित कुछ विषयों पर सलाह लेने के लिए आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? ये 344, ठीक है, 344 अनुच्छेद के तहत ही राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों पर सलाह देने के लिए एक आयोग का नियुक्ति कर सकते हैं। बताइए राष्ट्रपति ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए एक बार जो है कब राजभाषा आयोग का गठन किए थे? ये 1955, ठीक है, 1955 में इसका अध्यक्षता किसको बनाया गया था? BG खरे, ठीक है, BG खरे जो है ये राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो 1955 में बनाए गए थे। बताइए इसका जो राजभाषा आयोग का गठन जो हुआ था इसने अपना प्रतिवेदन जो है वो कब सौंपा था? 1956, ठीक है, 1955 में गठन हुआ था और 1956 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। बताइए संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? ये 8वीं अनुसूची में किया गया। और मूल संविधान में कितनी भाषा था? 14 को भाषा था। 15वां भाषा जो है वो कौन जुड़ा है? सिंधी जुड़ा है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में जुड़ा गया है। 21वां संविधान संशोधन करके 1967 में जुड़ा गया, जो कि 15वीं भाषा जो हो जाएगी वो कौन हो जाएगी? सिंधी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है 1992 में जो 71वां संविधान संशोधन करके नमक को जोड़ा गया था, नेपाली, कोंकणी और मणिपुर को जोड़ा गया था। और उसके बाद जो 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी ये भाषा को जोड़ा गया था। टोटल भाषा जो अभी वर्तमान में 22 भाषा हो जाएंगे। और इसका वर्णन जो है कहाँ किया गया है? 8वीं अनुसूची, ठीक है, 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। बताइए संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन जो है प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया है कि यह विधि द्वारा राज्य के राजकीय प्रयोजन में सब या किसी का प्रयोग करके राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं से किसी एक या अनेक भाषा या हिंदी को अंगीकार कर सकता है। ये 345 में किया गया। 345 राज्य के द्वारा जो किया जाएगा वो 345 में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपात उपबंध जो है ये किस भाग में है? ये भाग 18, ठीक है। आपात उपबंध जो हो जाएगा वो भाग 18 में हो जाएगा। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 352 से लेकर के 360 तक हो जाएगा। और 352 अनुच्छेद में किसका वर्णन किया गया है? ये राष्ट्रीय आपात हो जाएगा। और राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में लगता है? 356, राष्ट्रपति शासन 356 हो जाएगा। और वित्तीय आपात किस में लगता है? वो 360 अनुच्छेद में वित्तीय आपात लगता है, जो कि अभी वर्तमान में एक बार भी नहीं लगा है। वित्तीय आपात जो है एक बार भी नहीं लगा है। राष्ट्रीय आपात कितनी बार लग चुका है? 3 बार लगा है, ठीक है। 1962 हो जाएगा, 71 हो जाएगा और 75 हो जाएगा। जो कि 1962 में भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था उसलिए लगाया गया था। और 1971 में जो लगा था वो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था उसलिए लगाया गया था। और 1975 में जो लगा था वो आंतरिक गड़बड़ी के कारण लगाया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो हो जाएंगे वो इंदिरा गांधी हो जाएगी।
मतलब राष्ट्रीय आपात के समय जो है राज्य सरकार जो है वो निलंबित होती है या नहीं होती है? नहीं होते हैं। राज्य सरकार जो है वो निलंबित नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, यदि लोकसभा साधारण बहुमत से आपात उद्घोषणा को वापस लेने का प्रस्ताव पारित करती है तो उसको उद्घोषणा वापस जो लेता है वो किस व्यक्ति के द्वारा लिया जाता है? राष्ट्रपति के ये राष्ट्रपति के द्वारा ही वापस लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, आपात उद्घोषणा पर विचार करने के लिए लोकसभा का विशेष अधिवेशन जब तक आहूत किया जाता है जब लोकसभा की कुल सदस्य का कितना सदस्य द्वारा लिखित सूचना दिया जाता है? लिखित सूचना अगर 1/10 भाग अगर दे देता है उसके बाद ही वो ले सकता है। अधिवेशन में आहूत कर सकता है कि लोकसभा मतलब लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति के कितने दिनों के अंदर लोकसभा का विशेष अधिवेशन आहूत करना होता है? 14 दिन। ये 14 दिन के अंदर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अब नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया था साइंस में, जो कि होमवर्क से ही लुसेंट का दिया गया था, फिजिक्स जो दिया गया था अभी तरंग चैप्टर है ना, तरंग होगा फिर ध्वनि। ठीक है, साउंड को देख लेते, बताइएगा बताइए संकेत भेजने के लिए किस तरंग का उपयोग करते हैं? ये प्रासरब तरंग। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग जो है वो किसमें किया जाता है? ये संकेत भेजने के लिए किया जाता है। और समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? इसमें भी प्रासरब तरंग का ही उपयोग किया जाता है। प्रासरब तरंग का आवृत्ति जो होता है वो कितना प्रासरब हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज न होगा, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो जाएगा, 20,000 से अधिक होगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कल कारखाना की चिमनी से कालिख को हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? यही प्रासरब ध्वनि का प्रासरब तरंग का ही उपयोग किया जाता है। और गठिया रोग का उपचार किससे किया जाता है? गठिया रोग और मस्तिष्क के ट्यूमर और भ्रूण की जांच और गुर्दा में बनने वाली पथरी की जांच, ये सभी की जांच जो किया जाता है वो प्रासरब तरंग के द्वारा ही किया जाता है। बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ध्वनि की चाल जो है वो भिन्न भिन्न होती है और किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की किस पर निर्भर करता है? ये प्रत्यवस्था और घनत्व पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर नहीं करता है, प्रत्यवस्था और घनत्व पर ही ये निर्भर करता है। बताइए ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक किस में होता है? ठोस में होगा, उसके बाद द्रव में होगा, उसके बाद गैस में। गैस में होता है सबसे कम हो जाएगा, और नहीं जो गमन करती है वो निर्वात में ध्वनि जो है वो कभी गमन नहीं कर सकती है। बताइए वायु में ध्वनि की चाल जो होता है वो कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो उसके बाद बताइएगा, ये सब जो होता है ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, और अगर टेम्परेचर अगर बढ़ता है ना तो वो 0.61 मीटर पर सेकेंड जो है ये बढ़ जाता है। यानी 1 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं ना उसमें 0.61 ही बढ़ता है, 0.61 मीटर पर सेकेंड ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। बताइए किसी माध्यम में ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करता है? ये आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति पर नहीं करता और घनत्व जो है इस पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन बताइए, जल में जो ध्वनि की चाल होता है वो कितना होता है? 1483, और अल्कोहल में कितना होता है? 1213। ये सभी जो होता है ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होता है। अगर इसमें अगर आपको अगर टेम्परेचर बढ़ा के पूछेगा तो उस समय आप निकाल लीजिएगा। 1 डिग्री बढ़ाइएगा तो 0.61 बढ़ेगा, जो जितना डिग्री पूछेगा उससे गुना करके आगे बढ़ा सकते हैं। बताइए समुद्री जल का जो होता है ध्वनि की चाल वो कितना होता है? समुद्री जल। ठीक है, 1533 हो जाएगा। आगे बताइए पारा में ध्वनि की चाल जो होता है वो कितना होता है? 1450। और लोहा में कितना होता है? 5130 हो जाएगा। ठीक है, और कांच में कितना होता है? 5640। और एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितना होता है? 6420 हो जाएगा एल्युमिनियम में। बताइए समुद्री जल में जो होता है वो कितना होता है? 1533। और कार्बन डाइऑक्साइड में कितना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड 260 हो जाएगा। सब जो होता है मीटर पर सेकेंड में ही होता है। और भाप 100 डिग्री में कितना होता है? ये 405 हो जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन में कितना होता है? 1269 जो है हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 1213 अल्कोहल में होता है सर, और अल्कोहल कितना डिग्री पर जमता है? -115। और पारा कितना डिग्री पर जमता है? -39 डिग्री। ठीक है, -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारा जमता है, और अल्कोहल जो जमता है वो -115 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है। आगे बताइएगा, ध्वनि के कितने लक्षण होते हैं? 3 गो होता है। 3 गो लक्षण होता है, जो कि हो जाएगा तीनों लक्षण में प्रबलता, तारत्व हो जाएगा और ये गुणता हो जाएगा। और किसके कारण जो है ध्वनि जो है ये पतली सुनाई पड़ती है? ये तारत्व के कारण ही पतली सुनाई पड़ती है, जो कि महिलाओं में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि आवाज़ जो है सुरीली आवाज़ मिलती है। तो इसी के कारण जो है आवाज़ जो है सुरीली मिलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा,
ध्वनि की प्रबलता व्यक्त करने का जो मात्रक है वो कौन सा मात्रक है? ये फोन हो जाएगा। प्रबलता मापने का मात्रक हो जाएगा फोन हो जाएगा। ऐसे ध्वनि की मात्रक जो हो जाएगा वो डेसिबल। तीव्रता का ध्वनि ऐसा मात्रक जो हो जाएगा वो डेसिबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, शांत क्षेत्रों में जो अनुमानित शोर का जो डेसिबल होता है वो कितना स्तर होता है? ये 50 डेसिबल हो जाएगा। शांत में 50 होता है। आवासीय क्षेत्र में कितना मिलता है? 55 डेसिबल हो जाएगा। व्यापारिक क्षेत्र में 65 डेसिबल हो जाएगा। और औद्योगिक क्षेत्र में कितना मिलता है? 70 डेसिबल जो है ध्वनि का चाल हो जाएगा। ये ध्वनि का मतलब अति होता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? बेल होता है। ध्वनि की तीव्रता को व्यक्त करने का मात्रक जो जाएगा वो बेल हो जाएगा। ध्वनि का निरपेक्ष तीव्रता को ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या होता है? ये वाट मीटर प्रति स्क्वायर हो जाएगा। वाट मीटर प्रति स्क्वायर हो जाएगा। डब्ल्यू मीटर जी सर, इसी के 10वां भाग को बेल के 10वां भाग जो होता है इसी को डेसिबल कहा जाता है। ठीक है, आपकी बात को समझ रहे हैं। चलिए आगे बताइए, मनुष्य की अधिकतम श्रव्य सीमा जो है वो कितना डेसिबल तक सुन सकता है? ये 95 डेसिबल तक ही सुन सकता है। इससे ज़्यादा अधिक ध्वनि सुनने पर मनुष्य जो है नहीं सुन पाता है। कान जो है वही नहीं फट जाएगा, फट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, जब ध्वनि तरंगे किसी दूर स्थित टावर या किसी पेड़ से होकर के टकराती है और टकराने के बाद परावर्तित होती है, इसको क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। ठीक है, प्रतिध्वनि हो जाएगा। और प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी कितना होता है? ये 16.67 मीटर या 17 मीटर हो जाएगा। ठीक है, बताइए कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड पर आता है? 1/10 सेकंड तक आता है। हम जो बोल रहे हैं ना वो 1/10 सेकंड तक ही आपको कान में गूंजेगा। दिमाग में तो फिट हो जाएगा हमेशा के लिए, लेकिन कान में गूंजेगा 1/10 सेकंड तक ही। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, यदि ध्वनि तरंग जो है किसी दृढ़ सतह से टकरा करके परावर्तित होती है तो इसको क्या कहा जाता है? ये ध्वनि की कला कहा जाता है। और इसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो अलग था वो आगे है वो। अब नेक्स्ट जो दिया गया था वो बायोलॉजी का होमवर्क में दिया गया था टारगेट में, उसको अब देख लेते हैं। इधर चलिए ठीक है, बताइएगा मूली शलजम सरसों जो है किस कुल का पौधा है? मूली शलजम सरसों ये क्रूसीफेरी हो जाएगा। बताइए भिंडी कपास और गुड़हल जो है ये किस कुल का है? ये मालवेसी हो जाएगा। और भिंडी जो है एक प्रकार क्या है? ये फल हो जाएगा। ये आपको रीजनिंग में देगा, ये रीजनिंग में फंसाने के लिए देता है, वहाँ पर आप फंसिएगा नहीं। जो भिंडी एक प्रकार का फल हो जाएगा। और भिंडी में ही सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। जी सर, बताइए बबूल छुई मुई कट्ठा गुलमोहर जो है ये किस कुल का पौधा है? ये लेग्यूमिनेसी यानी कि लग्गी से जो तोड़ने वाला होता है उसको इमली यार जो होता है इमली, ये सभी जो होता है वो क्या वो भिंडी मालवेसी होता है। भिंडी सही है, सही बोल रहे हैं, सही बात है। बताइए नींबू चकोतरा संतरा जो है ये किस कुल का पौधा है? ये रूटेसी हो जाएगा। ठीक है, और सेब बादाम नाशपाती जो है ये रोज, ये सब जो है रोज खाने वाला चीज है, तो इसलिए ये रोजेसी हो जाएगा। ठीक है ना वकील जी, समझ रहे हैं ना? बताइए आलू मिर्च बैगन जो है ये किस कुल का पौधा है? ये सोलेनेसी हो जाएगा। ठीक है, आलू मिर्च बैगन जो हो जाएगा ये मकई धथुरा बेला डोला ये सभी जो हो जाएगा ये सोलेनेसी ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए लहसुन प्याज जो है ये किस कुल का पौधा है? लिलिएसी हो जाएगा। लहसुन प्याज जो हो जाएगा वो लिलिएसी हो जाएगा। सुपार तार नारियल खजूर यानी लंबा वाला पेड़ जो होता है वो सभी पालमी होता है। जितना भी लंबा वाला पेड़ देखिएगा वो सब जो होता है ये पालमी कुल का पौधा हो जाएगा। बताइए गेहूं किस कुल का पौधा है? ये ग्रेमिनेसी हो जाएगा। गेहूं बांस मक्का गन्ना चावल ज्वार बाजरा ये सभी जो हो जाएगा ये ग्रेमिनेसी हो जाएगा। और बांस जो है ना एक प्रकार का घास का उदाहरण होता है, इसको ध्यान रखिएगा। बांस मोटा मोटा होता है लेकिन उसको पेड़ नहीं मानिएगा, वो एक प्रकार का घास का ही उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए तनों से मंड निकालकर खाने वाला जो साबुनदाना बनाया जाता है वो किसके तनों से बनाया जाता है? ये साइकस। ठीक है, साइकस के तनों से ये बनाया जाता है, इसलिए इसको सागोपाम कहा जाता है। सागोपाम जो है वो किसको कहा जाता है? ये साइकस को ही सागोपाम, उससे साबुनदाना जो बनता है, साबुनदाना जो था इसको सागोपाम कहा जाता है। और ये बनता किससे है? ये साइकस से बनाया जाता है। आगे बताइए सिकोया देवदार का वृक्ष जो है
और चीड़ का वृक्ष जो है ये इसका क्या बनाया जाता है? ये लकड़ी होता है, ये लकड़ी से सारा फर्नीचर जो होता है ना, फर्नीचर बनाया, महंगा फर्नीचर जो होता है ना, यही सब बनाया जाता है इससे। बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चमड़ा बनाने के लिए स्याही जो काम आता है, ये कौन सा स्याही काम आता है? टैनिन। ठीक है, टैनिन जो है ये चमड़ा बनाने में स्याही के रूप में काम आता है। आगे बता दीजिएगा, नेक्स्ट दो ना बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रायोफाइटा जो है ये सबसे स्थलीय पौधों का समूह हो जाएगा और इस समूह में लगभग कितने जाति को सम्मिलित किया गया है? ये 25,000 हो जाए, 25,000 जाति को जो है ये ब्रायोफाइटा में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, ब्रायोफाइटा में संवहन उत्तक जो होता है ये कौन कौन सा संवहन उत्तक होता है? जाइलम, इसका अभाव जो होता है, जाइलम और फ्लोएम जो है इसमें नहीं होता है। ठीक है, बताइए बता दीजिएगा, ब्रायोफाइटा समुदाय की वनस्पति जगत का क्या कहा जाता है? उभयचर वर्ग या एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए पुष्पविध या फूलों वाला पौधा जो होता है, इस समूह में पौधे जो है पूर्ण विकसित होते हैं या नहीं होते हैं? जी सर, पूर्ण विकसित होते हैं और यह जो है पौधों में फूल, फल और बीज बनाते हैं। और इस पौधों को कितने उप समूह में बांटा गया है? 2 उप समूह हो जाएगा, जो कि नग्न बीजी हो जाएगा और एक हो जाएगा आवृत बीजी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन बताइएगा, वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा जो ये कौन सा है? सिकोया। ठीक है, सिकोया इसका पूरा नाम है सिकोया सैम्बरबेरेंसिस, इसी के अंतर्गत आता है और इसका ऊंचाई जो होता है वो कितना होता है? 120 मीटर में होता है, 120 मीटर में हो जाएगा। और इसे ही कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है। बताइए सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा जो है ये कौन होता है? ये जेमिया पिग्मिया। ठीक है, जेमिया पिग्मिया हो जाएगा। जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं? साइकस को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, साइकस होता है, जिंगो बाइलोवा भी होता है और एक और है मेटासिकोया। ये सभी जो होता है जीवित जीवाश्म के रूप में जाना जाता है, मुख्यतः साइकस ही लेता है इसे। अगला क्वेश्चन, जिंगो बाइलोवा जो है इसको किस नाम से जाना जाता है? मेडन हेयर ट्री। ठीक है, मेडन हेयर ट्री के नाम से किसको जाना जाता है? जिंगो बाइलोवा। जिंगो बाइलोवा को मेडन हेयर ट्री के नाम से जाना जाता है। बताइए साइकस के तनों से मंड निकालने तो हो ही गया था। कौन? संजय जी कहाँ? अरे संजय जी कहाँ ध्यान रहते हैं? कम से कम आप ऑनलाइन जो देख रहे हैं उन पर भी आप लोग थोड़ा कृपा दिखाइए, क्योंकि ये आप अगर सो जाइएगा तो उनको भी मन होगा, सो जाएंगे तो क्लास नहीं देख पाएंगे पूरा, इसलिए आप जगे रहिएगा तभी वो भी जगे रहेंगे, इसको ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है ये होमवर्क में दिया गया था, जो कि स्पार्क पब्लिकेशन बिहार के लिए स्पेशल जितना भी रहता है वो सारे क्वेश्चनों को लेकर के इसमें आया गया है। उल्टा दे दिया गया था होमवर्क, ठीक है ना? ये ना होगा, ठीक है। मतलब सिरके में कौन सा अम्ल पाया था? एसिटिक अम्ल। और कितना परसेंटेज में पाया था एसिटिक अम्ल? ये 3 से 5। यही टेस्ट में 2 दिन पहले टेस्ट हुआ था, आप दिए थे लेकिन अभी गलती बोल रहे हैं। 3 से 5% ही एसिटिक अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है। बताइए कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को क्या कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO+N2 क्या कहलाता है? ये प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस हो जाएगा। इसी का नाम पूछ देंगे तो फंस जाइएगा, कि उसको भी याद रखिए। आगे बताइएगा RDX का उपयोग जो है वो किस रूप में क्या आता है? ये विस्फोटक। ठीक है, विस्फोटक में हो जाएगा। इसका उष्मा कितना होता है? 15 से 10 किलो कैलोरी हो जाएगा। 15 से 10 किलो विस्फोटक की उष्मा है। आगे क्वेश्चन बताइए, प्रोटीन में क्या मौजूद रहता है? एमिनो अम्ल। और एमिनो अम्ल से ही प्रोटीन मुख्यतः बनाया जाता है। बताइए कोई ठोस पदार्थ जो है वो बिना पिघले बाष्प में बदल जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, जैसे कपूर जो हो जाएगा ये ऊर्ध्वपातन का ही, नेफ्थालीन कपूर जो हो जाएगा ये सभी जो ऊर्ध्वपातन का ही उदाहरण हो जाएगा। बताइए रक्त प्राप्त करने हेतु सर्वव्यापी रक्त समूह जो है वो किसको कहा जाता है? ए भी हो जाएगा। डोनर किसे कहते हैं? ओ को, यानी कि ओ को दाता कहा जाता है और ये ओ नेगेटिव होता है और ए बी जो होता है वो सर्वग्राही हो जाएगा। मतलब एक वयस्क मनुष्य के अस्थिपंजर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? ये 206 हो जाएगा। बताइए सौर भट्टी में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? सौर सेल में, यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि का दूसरा नाम क्या है? मायोपिया हो जाएगा। इसको ठीक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस हो जाएगा।
आगे बताइएगा, सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? शुक्र हो जाएगा चमकदार। इसी को भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी का भाई बहन सभी जो है इसी को कहा जाता है। बताइएगा, पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? नाइट्रोजन। 78.08% जो है सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। बताइएगा, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? ये ऑक्सीडेशन विधि द्वारा किया जाता है, ऑक्सीडेशन विधि द्वारा ही किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न जो करने के लिए मुख्यतः कौन सा तत्व मौजूद रहता है? यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम हो जाएगा। भारत में जो है ये किस प्रकार का, मतलब कौन सा ये ऊर्जा के लिए पाया जाता है? ऊर्जा के लिए मतलब कौन सा तत्व जो है सबसे अधिक पाया जाता है? ये इसमें बताना है, नाभिकीय रूप में, नाभिकीय ऊर्जा के रूप में ये थोरियम का उपयोग सबसे अधिक जो है ये भारत में, पूरा भारत में थोरियम का उपयोग जो है सबसे अधिक जो है ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए नाभिकीय रूप से किया जाता है। और थोरियम उत्पादन अगर राज्य पूछा जाएगा तो वो केरल राज्य हो जाएगा। और ये पौधे में श्वसन की क्रिया जो है वो किसके द्वारा होता है? रंध्र एवं बात रंध्र के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बताइएगा, कुनैन जो है वो किससे प्राप्त होता है? ये छाल से हो जाए, तना जो होता है इनके छाल से, पेड़ के तना यानी सिनकुना के छाल से ये कुनैन को प्राप्त किया था। और कुनैन एक प्रकार का दवा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि मलेरिया का दवा हो जाएगा। मलेरिया का दवा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। बताइए, एक सौरशक्ति में कितना वाट होता है? 746। बताइए, विभव अंतराल मापने का यंत्र कौन सा हो जाएगा? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से मापा जाता है। बताइए, 124वां संविधान संशोधन जो था वो किससे संबंधित था? आरक्षण से ही था ना। 122वां था जीएसटी, 122वां था, हाँ ठीक है, आरक्षण से EWS इसी में आता है। 124 वाला EWS, ठीक है, 10% जो आरक्षण। हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय संविधान में 35 का एक जो अनुच्छेद है इसको कब शामिल किया गया? ये 1954 में शामिल किया गया। ठीक है, 1954 में ही शामिल हुआ है। जीएसटी शामिल किया गया। क्या? फ्रांस का जीएसटी। और फ्रांस का 1954 में हुआ था। और जीएसटी 122वां बिल था वो। और 101वां संविधान संशोधन हो जाएगा, 122वां बिल हो जाएगा। बताइए, किस राज्य ने मॉब लिंचिंग एवं ऑनर किलिंग के विरोध में सबसे पहले अधिनियम जारी किया था? ये राजस्थान के द्वारा किया गया। बताइए, पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा उत्खनन का किस वर्ष किया गया था? 1921। किसके द्वारा किया गया था ये? ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। होमवर्क गलत दे दिया गया था, इसलिए आगे बढ़ा दिए हैं। बताइए, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री जो थे वो कौन थे? सुमंत कहा था। ठीक है, विदेश मंत्री जो होते थे उसको सुमंत कहा जाता था। आगे बताइए, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ में स्थापित किए थे? कालीकट में किए थे। पुर्तगाली के द्वारा कालीकट में किया गया था। आगे बताइए, गौतम बुद्ध ने का पहला उपदेश जो है वो कहाँ में दिए थे? सारनाथ में। सर्वाधिक कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, जो कि उस समय कौशल के राजा जो हो जाएंगे प्रेसेनजीत हो जाएंगे, प्रेसेनजीत हो जाएंगे। और अंगुलीमाल भी उसी समय में था। अंगुलीमाल उस समय डाकू था, तोरो नहीं जोरो, वही ना समझाए थे बुद्ध के द्वारा ही, उनका जीवन को पूरा सुधार दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन जो हुआ था, बिहार के गया में वो जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? CR दास हो जाएंगे। ठीक है, CR दास हो जाएंगे। और ये कब हुआ था? 1922। ठीक है, 1922 में CR दास के द्वारा किया गया था। बताइए, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित किए थे? पाटलिपुत्र में स्थापित उज्जैन के द्वारा किया गया था। उज्जैन के द्वारा, वही ना, उज्जैन। बताइए, काल जो है एक प्रकार का नियमित संरचना है, जो कराल जो होता है वो एक नियमित संरचना है। ये किस देश की है? ये दक्षिण अफ्रीका का हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका की है। बताइए, विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन जो है ये बिहार के किस जिला में है? ये भागलपुर में हो जाएगा। ठीक है, अगला किस स्थान पर कोसी नदी जो है गंगा नदी में आके मिलती है? ये कुर्सेला में हो जाएगा, बिहार में ना, कटिहार के आसपास, कटिहार के आसपास। यही बिहार दरोगा में पूछा था क्वेश्चन। बताइए, बिहार का प्रसिद्ध मेला कार्तिक पूर्णिमा जो है ये कहाँ आयोजित किया जाता है? ये सोनपुर में किया जाता है, हाजीपुर नहीं, सोनपुर में किया जाता है। सोनपुर में कार्तिक में लगता है, पूरा कार्तिक 1 महीने का लगता है वो। सोनपुर का मेला जो लगता है पशु वाला मेला हो जाएगा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मेला हो जाएगा पशु का, अपना बिहार में है एकमात्र। एशिया का सबसे बड़ा है। एशिया का, हाँ एशिया का ही हो जाएगा। ठीक है, एशिया का ही है, जो कि बिहार में ही है। लेकिन कल कारखाना तो बिहार में सफाई गायब है, सिर्फ मेला देखने के लिए लोग आते हैं। चलिए आगे बताइए, मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ था? 1972। ठीक है, 1972 में। बताइए, जवाहर सुरंग का निर्माण किस दर्रे से हुआ है? बनिहाल दर्रे से हुआ है। बताइए, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान जो है ये कहाँ स्थित है? ये आटाकामा। ठीक है, आटाकामा हो जाए। बताइए, हिंदू पेट्रियट के संस्थापक कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी। ठीक है, हरीश चंद्र मुखर्जी जो हो जाएंगे वो हिंदू पेट्रियट
बिजली एक्ट के संपादक हो जाएंगे। और ये पंचायत चुनाव कराने का निर्णय जो वो किसके द्वारा लिया जाता है, ये राज्य सरकार के द्वारा पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। तो ये भी टॉपिक जो था वो समाप्त कर दिया गया। अब साइंस के रूप में जो चलाया जाएगा, जो कि ALP टेक्नीशियन के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस क्लास को देखिएगा जरूर आप लोग, और कमेंट भी कीजिएगा कि किस तरह का क्लास लग रहा है, और एक प्यारा सा दिल जरूर भेजा कीजिएगा क्लास अगर अच्छा लगेगा तो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बताइएगा। ये साइंस का हो जाएगा। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, ये 1972 में हो जाएगा। विभाग हो जाएगा तो 1972 में हो जाएगा। आगे बताइए PSLV जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। आगे बताइए थुम्बा जो है ये कहाँ से रॉकेट शिप जो है, ये केरल में हो जाएगा। इसका गठन कब हुआ था, 1963, ठीक है, 1963 में हो जाएगा। इसरो गठन कब हुआ था, ये 1969 में हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान हो जाएगा। और ये परिक्षेपण कहाँ से करता है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से हो जाएगा। और यह जो है नीलोर द्वीप के पास में पड़ता है, ठीक है ना। आगे बताइए विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह जो था वो कौन था, आर्यभट्ट, जो कि 19 अप्रैल 1975 को ये छोड़ा गया था, जो कि USSR के सहयोग से, यानी कि रूस के सहयोग से छोड़ा गया था। बताइए भारत का पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट जो हुआ था वो कब हुआ था, 1974, 18 मई 1974 को हुआ था, जो कि राजस्थान के पोखरण में हुआ था। स्माइलिंग बुद्धा कोड के तहत इसका कोड हो जाएगा। और दूसरा जो हुआ था वो कब हुआ था, 1998, ठीक है, 1998 में दूसरा हुआ था। और इसका जो कोड रहा था वो क्या था, शक्ति 98, ठीक है, शक्ति 98 हो जाएगा। आगे बताइएगा भारत के राकेश शर्मा द्वारा रूसी अंतरिक्ष यात्री के साथ अंतरिक्ष में जो प्रवेश किए थे वो किस वर्ष किए थे, 1984। उस समय इंदिरा गांधी से बातचीत हुई थी, सैटेलाइट से बातचीत हुआ था। उस समय ही बोले थे भारत कैसा लग रहा है, इंदिरा गांधी ने पूछे थे उनसे, तो वो बोले थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान ही हमारा जो है वहाँ से दिखाई, यानी कि हिंदुस्तान, अपना हिंदुस्तान जो है वो बहुत ही अच्छा वहाँ से दिख रहा है। आगे बताइए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये कहाँ स्थित है, ये त्रिवेंद्रम, ठीक है, त्रिवेंद्रम में हो जाएगा। आगे बताइए भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है ये श्रीहरिकोटा से ही होता है। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान बार्क जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1954, ट्राम्बे महाराष्ट्र में हो जाएगा। आगे बताइए इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ये कहाँ स्थित है, कलपक्कम, गठन कब हुआ था इसका, 1971 में गठन हुआ था, तमिलनाडु में हो जाएगा। बताइए अंतरिक्ष जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, यूरी गागरिन, वो चंद्रमा पर हो जाएगा सर। तो ये अंतरिक्ष में जाने वाले यूरी गागरिन हो जाएंगे, जो कि कब गए थे, ये 1961 में गए हैं। वो महिला गई है 1963 में। इन्हीं के ये वो भी रूस की थी, वलेंटिना तेरेस्कोवा हो जाएगी, जो कि इन्हीं से सीख करके यूरी गागरिन से ही कुछ बातचीत करके उसके बाद 1963 में वो गई है। जी सर, दोनों रूसी का हो जाएगा, याद करने में आसानी होगा। दोनों जो है ना, महिला पुरुष दोनों रूसी का हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर चरण रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रांग, जो कि 21 जुलाई 1969 को ये पहुंचा था। और दूसरे व्यक्ति से पूछ देता है तो एडविन एल्ड्रिन हो जाएगा, जो कि इन्हीं के साथ गए थे, लेकिन पहला कदम जो आया था वो नील आर्मस्ट्रांग का आया था, और दूसरा कदम जो आया था वो आया था, मतलब दूसरे व्यक्ति जो बने थे वो आए थे, वो एडविन एल्ड्रिन हो जाएंगे। क्या हो बताइएगा प्रथम स्वदेशी निर्मित उपग्रह जो था वो कौन था, प्रथम स्वदेशी निर्मित उपग्रह ये इनसेट 2A हो जाएगा, इनसेट 2A हो जाएगा, जो कि इसको जुलाई 1992 में छोड़ा गया। बताइए अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली दूसरी भारतीय महिला जो है वो कौन बनी है, सुनीता विलियम्स। दूसरी हो जाएगी सुनीता विलियम्स, 2007 में गई थी। और ये पहली हो जाएगी तो कल्पना चावला हो जाएगी, जो कि ये 1997 में गई थी। और 1 फरवरी 2003 को इनका मृत्यु हो गया था, और ये करनाल की हो जाएगी, कोलंबिया दुर्घटना में ये मृत्यु हुआ था। बताइए अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह जो था ये कौन था, स्पुतनिक फर्स्ट हो जाएगा, जो कि सोवियत संघ के द्वारा 1957 में ये छोड़ा गया है। आगे बताइए स्वदेशी निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र जो है भारत का वो कौन है, ये पृथ्वी हो जाएगा, और इसको 1988 में छोड़ा गया है। आगे बताइएगा रमन अनुसंधान संस्थान जो ये कहाँ स्थित है, ये बंगलुरु, ठीक है, बंगलुरु में हो जाएगा, कर्नाटक में रमन प्रभाव अनुसंधान संस्थान हो जाएगा। और तारापुर परमाणु गृह जो है ये कहाँ स्थित है, ये महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। और रावत भाटा कहाँ स्थित है, ये राजस्थान में, रावत भाटा जगह में ही हो जाएगा, राजस्थान में पड़ता है। आगे बताइए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई है, 48। ऊर्जा आयोग अगर रहेगा तो 48 हो जाएगा, और अंतरिक्ष विभाग हो जाएगा तो ये 72 है ना, अंतरिक्ष विभाग 72 हो जाएगा, ऊर्जा आयोग जो है ये 48 हो जाएगा।
मतलब देश में सबसे बड़े परमाणु केंद्र ध्रुव ने काम करना आरंभ किया था, वो कब किया था? 1985, ठीक है, 1985 से काम करना शुरू किया था। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जीव जो था वो कौन था? लाइका नामक कुतिया हो जाएगा, ठीक है, लाइका नामक कुतिया हो जाएगी, जो कि ये अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम जीव हो जाएगी। आगे बढ़ते, प्रथम अंतरिक्ष शटल जो था वो कौन था? कोलंबिया। 1981 में ये अमेरिका के द्वारा भेजा गया था, कोलंबिया। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान जो था वो कौन था? अपोलो 11। लूना 16। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान हो जाएगा लूना 16, मानव रहित हो जाएगा ये। मंगल ग्रह पर पहला अंतरिक्ष यान जो है ये कब कौन उतरा था? पाथफाइंडर, ठीक है, पाथफाइंडर हो जाएगा, जो कि 6 जुलाई 1997 को ये उतरा था। मुझे कक्षा में प्रथम अंतरिक्ष प्रयोगशाला जो है ये कौन था? स्काई लैब था। स्काई लैब खोला गया था, जो कि अमेरिका के द्वारा 1973 में ये खोला गया था। और चंद्रमा पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? अपोलो 11 हो जाएगा, या सेकेंड होना चाहिए। बताइएगा, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री जो है ये कल्पना चावला का निधन 1, 2, 3 को हो ही गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, किसके नेतृत्व में दूसरा परमाणु परीक्षण जो भारत का किया गया था? ये अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में किया गया था। 13 मई 1998 को किया गया था, जो कि 98 शक्ति के तहत ये किया गया था। प्रधानमंत्री हो जाएंगे वो अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन ये प्रक्षेपण जो किया गया था अबुल कलाम मिसाइल मैन के द्वारा किया गया था। बताइए, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है? 1 हो जाएगा, ठीक है। और कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 20। क्लोरीन का कितना होता है? 17 हो जाएगा। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 13 हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन की कितना होता है? 8। और ऑक्सीजन की खोज कौन किए थे? प्रिस्ले साहब के द्वारा खोजा गया था। बताइए, क्रिप्टॉन की संख्या जो होता है वो कितना होता है? 36। क्रिप्टॉन 36 हो जाएगा परमाणु संख्या। क्या दिक्कत है? बताइए, आयोडीन जो है इसकी परमाणु संख्या कितना होता है? 53 हो जाएगा, ठीक है। और सीजियम की परमाणु संख्या कितना होता है? सीजियम ये 55 ही हो जाएगा। सीजियम का 55 हो जाएगा और आयोडीन का 53 है। सोना की परमाणु संख्या कितना होता है? 79। और पारा कितना होता है? 80 हो जाएगा। और सीसा कितना होता है? 82 हो जाएगा, ठीक है। यूरेनियम का 92 हो जाएगा, ठीक है। और प्लूटोनियम कितना होता है? 94, 94 हो जाएगा, ठीक है। तो आज का जो ये समाप्त हो चुका है। अब लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, जो कि करंट अफेयर्स बचा हुआ है, खत्म नहीं हुआ है ये औद्योगिक कार्य। चलिए, ठीक है। बताइएगा, अंगारा AS रॉकेट जो है ये लॉन्च जो किया गया है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये रूस के द्वारा, ठीक है। रूस के द्वारा ही अंगारा A5 को लॉन्च किया गया है। आगे बताइएगा, अंतरिक्ष विज्ञानों में युवाओं को प्रेरित करने के लिए किसने अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण ये स्टार्ट 2024 आयोजित किया है? इसरो के द्वारा किया गया है, ठीक है। बताइएगा, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह जो है वो किसने लॉन्च किया था? ये जापान लॉन्च किया था। और जापान का एजेंसी कौन सा है? जाक्सा एजेंसी हो जाएगा, ठीक है। बताइए, इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? ये बायोमित्र हो जाएगा। बायोमित्र, जो कि ये उड़ान भरी अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। बताइए, किसने चंद्र लैंडर स्लिम ले जाने वाला पहला H2IA रॉकेट को लॉन्च किया है? ये जापान के द्वारा ही लॉन्च किया गया, ठीक है। बताइएगा, ब्रह्मांड घटनाओं का निरीक्षण करने के लिए कमल के आकार का सैटेलाइट आइंस्टीन प्रोब को लॉन्च करने वाला देश कौन बना है? अमेरिका। ये चीन बना है। चीन, जो कि कमल के आकार का जो कि आइंस्टीन प्रोब लॉन्च करने वाला बन गया है। अगला क्वेश्चन, आदित्य L1 जो है ये भारत का कौन सा मिशन है? ये सोलर यानी कि सूर्य मिशन हो जाएगा। सूर्य मिशन है और इसको कब छोड़ा गया है? 2024 सितंबर में छोड़ा गया था। 2023 को 6 जनवरी को पहुंचा था और 2 सितंबर को 2023 में छोड़ा गया है। और ये छोड़ा गया था PSLV C57 अंतरिक्ष यान से छोड़ा गया। 57 से छोड़ा गया। वो एक्सपो सेट है, वो एक्सपो सेट 58 हो जाएगा। और PSLV C57 ही आदित्य L1 57 से ही छोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत ने किस देश की धरती से अवलोकन उपग्रह टेल US2 को लॉन्च किया है? ये सिंगापुर के द्वारा किया गया, सिंगापुर को किया है। बताइएगा, लैंड स्पेस कंपनी मिथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट जो लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला कंपनी जो बना है वो किस देश का बना है? ये चीन का बना है, चीन का कंपनी हो जाए। बताइए, इसरो ने श्रीहरिकोटा में कब जो है वो गगनयान के क्रू मॉडल के लिए एक बाहुबली रॉकेट GSLV Mark 3 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च जो किया गया है, जो कि बंगाल की खाड़ी में लैंड हुआ है। ये 21 अक्टूबर को किया गया है। 21 अक्टूबर हो जाएगा 2023 में। अगला क्वेश्चन, सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु जो बन गया है ये कौन बना है?
ये पार्कर सोलर ग्लोब बना है, पार्कर सोलर ग्लोब बना है जो कि ये नासा द्वारा भेजा गया है और सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु बन गया है ये। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, चंद्रयान थर्ड जो है इसमें इसको लॉन्च जो किया गया था वो कब किया गया है? 14 जुलाई 2023 ठीक है, 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च किया गया और पहुंचा कब है? 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान थर्ड जो है सफल लैंडिंग कर चुका है। और इसलिए यहाँ पर जो है कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। क्वेश्चन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा इस साल अपनी सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रियाना बर्नाबी जो है ये अंतरिक्ष में भेजा जो जाएगा वो किस देश के द्वारा भेजा जाएगा? ये सऊदी अरब की महिला हो जाएगी। ठीक है, सऊदी अरब के द्वारा भेजा जाएगा। बताइए, मेधा ट्रॉपिक्स को प्रशांत महासागर में जो गिराया गया है, जो हाल ही में ये चीन के किस उपग्रह से इसको लॉन्च किया गया है? ये झोंगसिंग 26 से लॉन्च किया गया है, झोंगसिंग 26 से इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, टाइफा फर्स्ट जो लॉन्च किया गया है वो किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये केन्या के द्वारा जो लॉन्च किया गया, जो कि ऑर्गेनाइजेशन सैटेलाइट हो जाएगा। टाइफा फर्स्ट जो है ये केन्या के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसकी राजधानी जो है नैरोबी हो जाएगी। बताइए, फेगयोन थर्ड उपग्रह जो लॉन्च किया गया वो किस देश ने लॉन्च किया है? ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, किसने पुनः परियोजना लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन RLVLEX को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ये भारत के द्वारा ही लॉन्च किया गया, इसरो ने किया है। अगला क्वेश्चन है, कोयले से संचालित दुनिया का पहला रॉकेट को जो लॉन्च किया गया वो किस देश ने लॉन्च किया है? ये चीन के द्वारा ही लॉन्च किया गया। ठीक है, बताइए, एक्सपोसेट जो है ये भारत का कैसा मिशन है? ये ध्रुवीय मिशन हो जाएगा, ध्रुवीय मिशन हो जाएगा ये। किधर ये? ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, दुनिया का 3D रॉकेट लॉन्च जो किया गया है वो कहाँ से किया गया है? 3D रॉकेट ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, वर्जिन गैलेक्टिक जो अंतरिक्ष का पहला मानव युक्त मिशन जो है इसको पूरा किया गया है वर्तमान में। बता दीजिएगा, स्पेस एक्स ने सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जो है वो किसको लॉन्च किया है? ये जुपिटर थर्ड को लॉन्च किया, जो कि बृहस्पति के लिए ये हो जाएगा। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी क्लास कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा और एक अपना प्यारा सा दिल जो जरूर भेजा कीजिएगा, जो कि ये ग्रुप के माध्यम से सभी लोग जो है आप लोग का इंतजार करते रहते हैं। यहाँ पर जितने भी टेक्निकल टीम है हमेशा देखते रहते हैं जो कौन सा मैसेज आया है और इसका जवाब जो है ये क्या देना रहता है। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा और साथ साथ क्वेश्चन सुन लीजिएगा। आज का क्वेश्चन हो जाएगा जो कि जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना रहता है। तो भारत का पहला जल विद्युत शक्ति गृह जो है ये कहाँ बनाया गया था और कहाँ बनाया गया था और कब बनाया गया था? क्वेश्चन सुन लीजिएगा फिर से, भारत का पहला जल विद्युत शक्ति गृह जो है ये कहाँ में बनाया गया था और कब इसको बनाया गया था? तो ये कमेंट करके बताइएगा जरूर, अपना नाम और जगह का नाम जरूर लिखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कमेंट कर देते हैं लेकिन नाम का जगह और नाम नहीं लिख पाते, इसलिए कमेंट कीजिएगा। तो नाम और जगह का नाम और कहाँ से कर रहे हैं कमेंट जरूर भेजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।